गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका फिर से स्वागत है ज्योग्राफी की एक और क्लास में। और मैं अबरार सर और वंदना मैम हम सब आ गए हैं आज फिर से एक न्यू टॉपिक लेके आपके पास। आज क्लास शुरू करने से पहले थोड़े से इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको एक बारी हम फॉलो कर लेते हैं। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, इसी का हम थर्ड लेक्चर आज कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको अपनी स्क्रीन में कोई भी परेशानी आती है तो उस केस में आप रिफ्रेश कर सकते हैं स्क्रीन को और चैट बॉक्स को आप यूज कर सकते हैं अपने डाउट्स पूछने के लिए। बट प्लीज ध्यान रहे केवल रेलेवेंट क्वेश्चंस ही आप चैट बॉक्स में डालें। आज हम क्लास शुरू करने से पहले चलिए चलते हैं एक यात्रा पर। यात्रा भारत दर्शन की। लॉकडाउन में घर बैठे बैठे बोर हो गए हैं ना, तो चलिए आ जाइए हमारी ट्रेन पर। और ये चली हमारी ट्रेन और लेकर पहुंची हमको चेरापूंजी मेघालय में। बहुत बारिश हो रही है यहाँ पर, और क्यों ना हो, क्योंकि ये वर्ल्ड का सेकंड वेटेस्ट प्लेस है। दुनिया में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्रों में चेरापूंजी का द्वितीय स्थान है। और यहाँ के लोगों ने ऐसी परिस्थितियों में एक बड़ी अनोखी चीज करके एक बड़े क्रिएटिव पुल तैयार किए हैं, जिनको हम बोलते हैं लिविंग रूट ब्रिज। लिविंग रूट ब्रिज सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश होती है, बहुत ज्यादा नमी रहती है। इसीलिए यहाँ पे अगर लकड़ी के पुल बनाए जाते हैं तो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो सदियों से यहाँ के लोग क्या करते आ रहे हैं, यहाँ पे रबर प्लांट बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। तो यहाँ पे उनकी रूट्स को लकड़ी के पुलों के ऊपर बांधा जाता है, और इस तरीके से बांधा जाता है कि नदी के एक एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ दिया जाता है। और समय जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ये एक जाल की तरह आपस में वीव हो जाती हैं, और इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि एक समय पे ये 35 लोगों का भार भी जो है वो झेल सकती हैं। हाँ, इसके ऊपर आप ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं, बट साइकिल जरूर चला सकते हैं। और ऐसे कई जो ब्रिज हैं यहाँ के लोगों ने तैयार किए हैं, पूरे मेघालय में रादर आपको ऐसे जो है पुल देखने को मिलेंगे। और ये एक बहुत ही सुप्रीम एंशियंट इंटेलिजेंट का एक नमूना है। ज्यादातर इसमें जो दो ट्राइबल हमारे ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं वो है खासी और जंतिया ट्राइब, जो कि यहाँ पे रहने वाली बहुत मुख्य जनजातियां हैं। और यहाँ पे जो दो ब्रिज हैं वो तो वर्ल्ड टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुके हैं। पहला है रिवाई रूट ब्रिज और दूसरा है उमशियांग डबल डेकर ब्रिज। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए डबल डेकर ब्रिज है, एक ब्रिज और उसके ऊपर दूसरा ब्रिज। तो सिर्फ दिस हैपन ओनली इन इंडिया। तो हमारा इंडिया वाकई में बहुत ग्रेट है। यहाँ पे पुराने समय से लोगों ने प्रकृति के साथ इतना अनूठा तालमेल बनाया है। जहाँ हमारे कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स उम्र के साथ कमजोर पड़ते जाते हैं, वहीं हमारे लिविंग रूट ब्रिज उम्र के साथ और ज्यादा मजबूत होते जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है इनकी जड़ें और मजबूत होती हैं। और इनको लिविंग रूट ब्रिज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जड़ें मृत जड़ें नहीं हैं, डेड रूट्स नहीं हैं। ये जो जड़ें हैं ये एक्चुअल प्लांट से लेकर के वीव की जाती हैं। तो जैसे जैसे प्लांट बढ़ता है उसकी जड़ें भी बढ़ती चली जाती हैं। तो मजा आया भारत दर्शन में। अब चलते हैं अपने रेगुलर क्लास की ओर। हैंड ओवर टू यू सर, थैंक यू। थैंक यू वंदना मैडम। हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी अभी आपको पूनम मैडम ने भारत दर्शन पे यात्रा कराई है और उम्मीद है कि बहुत अच्छी लगी होगी। आज की रेगुलर क्लास में जैसे अभी मैडम ने बताया कि हम अपने जो हमारा टॉपिक चल रहा है जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, इसी का थर्ड लेक्चर जनसंख्या वृद्धि या पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। शिक्षार्थियों, जनांकीय अध्ययन में पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन चेंज, ये एक ही शब्द है। दोनों पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज को हम एक ही शब्द के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बड़ा विशेष महत्व है। ये अपने आप में एक कंप्लीट सब्जेक्ट है जिसको हम जनांकी के अध्ययन में पढ़ते हैं। क्योंकि जनसंख्या परिवर्तन किसी देश की आर्थिक प्रगति, सामाजिक और सांस्कृतिक दशाओं और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा राजनीतिक विचार का एक जीता जागता दर्पण होता है। किसी देश के आर्थिक प्रगति कैसी है, वहाँ का राजनीतिक जीवन कैसा है, राजनीतिक विचारधाराएं कैसी हैं, वहाँ पर ऐतिहासिक क्या पृष्ठभूमि रही है, इस सब की जानकारी वहाँ से जनसंख्या परिवर्तन से स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती है। जनांकीय, वास्तव में जनांकीय के अध्ययन में जनसंख्या वृद्धि
का महत्वपूर्ण या केंद्रीय स्थान होता है और इसके द्वारा ही हम अन्य तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन होता क्या है, इसको कहते किसे हैं, तो आपको ध्यान होगा जब हमने मानव भूगोल की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन किया था तो उसमें जनसंख्या का जब हमने लेसन डिस्कस किया था उसमें ये इसकी परिभाषा हमने वहां पर बताई थी कि किसी विशेष समय की अवधि में या समय की एक विशेष अवधि में, निश्चित अवधि में किसी क्षेत्र में बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन को ही हम जनसंख्या परिवर्तन या जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। परिवर्तन वृद्धि को मैं बार बार कह रहा हूं कि दोनों को एक ही शब्द के रूप में यूज करते हैं। एप्रोप्रिएट जो शब्द है जनसंख्या परिवर्तन है, पॉपुलेशन चेंज है, क्योंकि आमतौर से जनसंख्या में वृद्धि ही होती है। संसार की जनसंख्या में, भारत की जनसंख्या में ही जनसंख्या में वृद्धि रही है, तो इस परिवर्तन को वृद्धि का नाम ही दे दिया जाता है। तो परिवर्तन में और वृद्धि में आप कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल सही शब्द ये जनसंख्या परिवर्तन है और परिवर्तन के स्थान पर हम वृद्धि को भी प्रयोग कर सकते हैं। बहरहाल इसकी जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो किसी क्षेत्र में समय की एक निश्चित अवधि में बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन को ही हम जनसंख्या परिवर्तन या जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ये परिवर्तन दोनों प्रकार का हो सकता है, ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। जब जनसंख्या बढ़ती है, पहले के मुकाबले में बढ़ जाती है तो ये धनात्मक परिवर्तन, और जब ये पहले के मुकाबले में घट जाती है तो ये ऋणात्मक परिवर्तन कहलाता है। तो मैं समझता हूँ समझ गए होंगे कि एक निश्चित समय में किसी क्षेत्र में बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन होना ही जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है, और ये परिवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। जब हम इसको समझने या लिखने की बात करते हैं तो ये इसके दो रूप हैं। एक परिवर्तन कहलाता है निरपेक्ष निरपेक्ष परिवर्तन। निरपेक्ष परिवर्तन में एब्सोल्यूट भी कहते हैं इसको, निरपेक्ष परिवर्तन को। तो इसमें हम जो टोटल जनसंख्या में परिवर्तन होता है, किसी प्रीवियस जनसंख्या को लेते हैं और उसके बाद में हम नेक्स्ट ईयर की जनसंख्या को ले लेते हैं, उसको घटाकर हम देख लेते हैं, तो ये हमारा निरपेक्ष परिवर्तन कहलाता है। और जब हम इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं तो ये सापेक्ष सापेक्ष परिवर्तन इसको हम कह सकते हैं। तो इसी तरह से हम भारत की जनसंख्या पर इसको हम देख सकते हैं। जैसे भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार 102.87 करोड़ जनसंख्या थी, 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या थी, और ये बढ़कर 2011 में हेलो भारत की जनसंख्या 2011 में 1 अरब 21 करोड़ हो गई है, जो 2001 में 102 करोड़ 102.8 करोड़ थी। जब हमने इसको घटाकर देखा है तो ये लगभग 18.15 करोड़ की इसमें वृद्धि हुई है, और ये बढ़ी है, तो इसे धनात्मक परिवर्तन इसको कहा जाएगा। तो शिक्षार्थियों, ये जनसंख्या परिवर्तन या जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। जब हम जनसंख्या पर इसको देखते हैं तो ये दो प्रकार हैं, निरपेक्ष और सापेक्ष, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट में टोटल परिवर्तन कितना होता है, और जब हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आपका सापेक्ष परिवर्तन कहलाता है। इसकी गणना का ये आपको मैंने बताया कि हम प्रीवियस दशक की या प्रीवियस ईयर की जनसंख्या ले लेते हैं और उसको जो वर्तमान की जनसंख्या होती है उसमें से माइनस कर लेते हैं, तो ये आपका निरपेक्ष परिवर्तन है। और जब हम इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये इसका सापेक्ष परिवर्तन कहलाता है। तो इसी प्रकार से अब आपकी बात समझ में आ गई होगी। जनसंख्या परिवर्तन या वृद्धि दो प्रकार की होती है। इसमें पहली प्राकृतिक वृद्धि और दूसरी वास्तविक। प्राकृतिक वृद्धि को नेचुरल ग्रोथ कहा जाता है और वास्तविक वृद्धि को एक्चुअल ग्रोथ कहा जाता है। तो जब हम प्राकृतिक वृद्धि की बात करते हैं तो इसमें किसी क्षेत्र में निश्चित समय में कुल जन्म और मृत्यु के अंतर को हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। पहले भी हमने इस पर चर्चा की थी, मानव भूगोल की पाठ्य पुस्तक को जब हमने पढ़ाया था तो उसमें कुल जन्म में से कुल मृत्यु को माइनस कर दिया जाता है और उससे जो निकल के आता है तो प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। इसी तरह से जब हम वास्तविक वृद्धि की बात करते हैं तो वास्तविक वृद्धि में हम इसके साथ साथ जनसंख्या का जो परिवर्तन का तीसरा घटक है, आपको ये मालूम होगा कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर, तीसरा है प्रवास। तो प्राकृतिक वृद्धि में हमने केवल जन्म दर और मृत्यु दर की बात की है, लेकिन वास्तविक वृद्धि में हम प्रवास को भी देखते हैं।
प्रवास को भी साथ में लेकर चलते हैं। तो वास्तविक या अभिप्रेरित वृद्धि में जन्म दर, मृत्यु दर के साथ साथ प्रवास के संचलन को भी जोड़ा जाता है, चाहे ये आंतरिक प्रवास का संचलन हो, चाहे ये बाह्य प्रवास का संचलन। लोग आए हों या यहाँ से गए हों, इसको आप्रवास और उत्प्रवास भी कहा जाता है। तो वास्तविक वृद्धि में जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। तो इस तरह से हम वास्तविक वृद्धि की गणना कर सकते हैं। तो अब तक आपको मैंने जो बातें बताई, इसमें जनसंख्या परिवर्तन का अध्ययन हम क्यों करते हैं, जनसंख्या परिवर्तन हम कहते किसे हैं, जनसंख्या परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, तो ये चीजें मैंने अब आपके सामने डिस्कस की हैं। तो मैं समझता हूँ ये आपकी समझ में आ गई होंगी। अब इसमें आगे हम ये देख लेते हैं कि भारत की जनसंख्या में 1901 से 2011 तक क्या परिवर्तन हुआ है, कैसे कैसे ये बढ़ी हुई है। तो ये ग्राफ के माध्यम से ये हमने आपके सामने रखा है। 1901 में 23.8 करोड़ जनसंख्या भारत में थी और धीरे धीरे ये बढ़कर 1 अरब 21 करोड़ हो चुकी है। तो इसकी ये यात्रा है। आप हर दशक के बाद में इसकी जनसंख्या को नोट कर सकते हैं और देख सकते हैं, और इससे आपको ये भी पता हो रहा होगा कि केवल एक दशक हमारा ऐसा है कि जिसमें हमारी जनसंख्या की वृद्धि घटी है, और वो दशक रहा है 1911 से 1921 के बीच। 1911 में जो 25.2 या 225 करोड़ और 25.2 करोड़ थी, जो घटकर 25.1 करोड़ हो गई है। तो ये घटी है, ये दशक केवल ऐसा रहा है जिसमें जनसंख्या घटी है। बाकी किसी दशक में भी भारत में जनसंख्या में परिवर्तन ऋणात्मक नहीं रहा है, धनात्मक परिवर्तन ही इसमें होता रहा है। तो आगे इसको हम एक तालिका के माध्यम से देख लेते हैं। तालिका ये दी गई है, इसमें आपको तीनों प्रकार की जनसंख्या परिवर्तन को दर्शाया गया है। पहले ईयर दिया हुआ है 1901, 1911, 1921। फिर उसके बाद में आपको इसी तरह से इनकी कुल जनसंख्या दी गई है कि किस जनगणना में हमारी जनसंख्या कितनी रही है। आपको ध्यान होगा जनगणना के बारे में पहले आप पढ़ चुके हैं कि 1981 से हर 10 वर्ष बाद भारत की जनगणना हो रही है, और उसका पूरी जनगणना का डेटा हमारे पास उपलब्ध है। तो 1901, 1911, 1921 इस तरह से जनगणना ये आंकड़े आपको दिए हुए हैं कि कुल जनसंख्या भारत में कितनी रही है। इसके बाद में अगला कॉलम इसका निरपेक्ष वृद्धि का है। निरपेक्ष वृद्धि यानी कि प्रीवियस ईयर की जनसंख्या में से जो वर्तमान ईयर है उसकी जनसंख्या को घटा दिया जाता है। जैसे 1901 की जनसंख्या को 1911 की जनसंख्या में जब घटाया है तो 13.6 करोड़ के करीब जनसंख्या वृद्धि आई है। और जब इसको कैलकुलेट किया गया है दशकीय वृद्धि में, क्योंकि 10 साल की जनसंख्या है, तो 5.75 दशकीय वृद्धि आई है। तो इसी तरह से तीसरा जो कॉलम है इसका तालिका का, इसमें दशकीय वृद्धि को दर्शाया गया है। इसको प्रतिशत में कैलकुलेट कर दिया है दशकीय वृद्धि को, और चौथे कॉलम में आपको वार्षिक वृद्धि को दर्शाया गया है। तो ये आंकड़े हैं जो दिखा रहे हैं, और इन आंकड़ों को देखने से एक बात हमारे सामने स्पष्ट होती है कि भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि और वार्षिक वृद्धि दोनों ही ज्यादा हैं, अपेक्षाकृत अधिक हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि दशकीय वृद्धि भी लगातार बढ़ रही है, जो 1941 में 14.2, 13.3, फिर 21.6, फिर 24.8, 24.6 इस तरह से बढ़ती जा रही है। लेकिन ये 2011 में 17.6 है। तो ये इसकी दशकीय वृद्धि है, जिसमें घटती हुई प्रवृत्ति है। लेकिन अभी भी अगर हम संसार के वृद्धि की तुलना में हम देखें तो ये बहुत अधिक है। ऐसे ही आपकी वार्षिक वृद्धि है, जो वर्ष के हिसाब से बढ़ती हुई जनसंख्या दर्शा रही है, ये 1.62 है 2011 में, जबकि विश्व में 1.4 है। तो ये आंकड़ा तो बहुत छोटा सा नजर आता है 1.6, लेकिन जब एक बहुत बड़े जनसंख्या के साइज पर हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये बहुत बड़ी तादाद में लगभग ये 18.1 करोड़ लोगों के रूप में हमारे सामने आता है। तो ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भारत में दशकीय वृद्धि और वार्षिक वृद्धि दोनों ही उच्च हैं, तो इसके क्या कारण रहे हैं और ये कैसे, इसको आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, तो ये आप तालिका के माध्यम से इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। आगे इसके कैलकुलेशन की, दशकीय वृद्धि को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अंतिम दशक की जनसंख्या
फिर पहले दशक की जनसंख्या को ले लेते हैं, अंतिम दशक की जनसंख्या में से हम पहले दशक की जनसंख्या को माइनस कर लेते हैं और इसको हम अंतिम दशक की जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई 1000 से इसको कर देते हैं। तो ये इसकी दशकीय वृद्धि कहलाती है और इसी के आधार पर हम जनसंख्या की हर दशक की वृद्धि का अनुमान लगा सकते हैं। ओवर टू यू पूनम मैडम। थैंक यू सर। चलिए बच्चों, अब आगे समझने की कोशिश करते हैं फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ या जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं। भारत में अगर हम देखें तो भारत में अलग अलग पीरियड में जनसंख्या के बढ़ने के या घटने के कुछ पैरामीटर्स रहे हैं और उसके आधार पर हमने पूरे टाइम पीरियड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब इन चारों पार्ट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। यही चारों पार्ट्स यहाँ पर हिंदी में भी आपको विजिबल हैं। तो पहला हमारा जो पार्ट है वो है 1901 से लेके 1921 तक का समय। इसको हम रुद्ध या स्थिर प्रवस्था भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हम स्टेगनेंट ग्रोथ पीरियड भी बोलते हैं। ये है क्या, ये अभी हम इस डिटेल के बाद में इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आता है हमारा 1921 से 1951 तक का पीरियड, जिसको हम स्थिर वृद्धि की अवस्था या इसमें धीमी वृद्धि जो है वो हमारी रही है जनसंख्या की। इसके बाद में 1951 से 1981 का जो समय है ये बहुत ही क्रूशियल रहा और इस पीरियड को हम जनसंख्या विस्फोट या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के नाम से जानते हैं। अब इनमें ये ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण रहे, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो अभी हम आने वाले स्लाइड्स में समझेंगे। इसके बाद में आता है हमारा 1981 से अब तक का समय, जिसमें वृद्धि धीरे धीरे होती रही है, बट डेफिनेटली अगर आपको ध्यान हो, हमने पहली वाली बुक में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ी थी, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, उसमें भी हमने देखा था कि कोई भी देश जो है वो कुछ अवस्थाओं से गुजरता है। तो यहाँ पर भी हम भारत की जनसंख्या को भी अगर देखें तो ये भी कुछ अवस्थाओं से होकर के गुजर रही है। तो ये हमारा जो है डेमोग्राफिक प्रोग्रेशन है, जिसको अब हम डिटेल में समझेंगे। यही चीज आपको यहाँ पे ग्राफ से दिखाई गई है। आप यहाँ ग्राफ की मदद से बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि पहली अवस्था जो हमने 1921 तक ली, यहाँ तक पॉपुलेशन लगभग ना के बराबर बढ़ी है, स्पेशली अगर हम 1911 से 1921 की बात करें। इसके बाद से हम देखते हैं कि ग्राफ लगातार ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा है और ये जो वृद्धि है ये पूरे टाइम हमको इस तरह से बढ़ती हुई ही दिखाई देगी, क्योंकि छोटा सा भी, जैसे कि सर ने बताया, अगर 1% भी हमारा ग्रोथ रेट अप्लाई करेंगे हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर, तो भी जो लोगों की संख्या है करोड़ों में ही बढ़ेगी। पहला हमारा जो इसमें फेज है वो है रुद्र वृद्धि प्रवस्था या पीरियड ऑफ स्टेगनेंट ग्रोथ। ये 1901 से 1921 तक का समय है। इस दौरान हम यहाँ पर अगर हम डेटा को देखें तो 0.27% हमारा जो है वो एनुअल ग्रोथ रेट या वार्षिक वृद्धि दर रहा है और इस दौरान हमारी जनसंख्या बढ़ के 25.13 करोड़ तक पहुंची। 1911 से 1921 के बीच तो यहाँ तक हमने देखा नेगेटिव ग्रोथ भी हमने यहाँ पर देखी। मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही यहाँ पर काफी ऊंचा रहा। इसको आप रिलेट कर सकते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की फर्स्ट स्टेज से। अब ये इसका कारण क्या था, इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि अत्यंत धीमी रहने के निम्न कारण थे। ये अभी चैट बॉक्स पर भी ये क्वेश्चन कुछ बच्चों का आया है, तो बच्चों यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर है कि यहाँ पर ग्रोथ कम क्यों हुई या नेगेटिव में क्यों गई। इस अवधि के दौरान लोगों में निरक्षरता या लिटरेसी जो थी, इलिटरेसी काफी ज्यादा थी और इलिटरेट होने के कारण उनको छोटे और बड़े परिवार के फायदे या नुकसानों के बारे में ज्यादा समझ नहीं थी। और अगर हम फैमिली प्लानिंग की बात करें तो वो भी लोग जो थे उस चीज को समझने के लिए अभी मैच्योर नहीं हुए थे। भोजन और अन्य सुविधाओं का भी अभाव था, क्योंकि यहाँ पर इस समय हम देखते हैं अकाल भी काफी सारे आए, तो फिर भोजन जो है लोगों को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो पा रहा था। अगर हम मेडिकल फैसिलिटीज की या चिकित्सा सुविधाओं की बात करें तो वो भी इस समय में यहाँ पर हमारे पास नहीं थी। जागरूकता का अभाव था। और अभी अगर हम हिस्टोरिकल पीरियड की बात करें तो अभी हम प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की बात कर रहे हैं और इस समय हैजा, काला बुखार, इन्फ्लुएंजा ऐसी महामारियां बहुत ज्यादा जो है लोगों की जान लेती थी और इस कारण यहाँ पर हम देखते हैं कि जनसंख्या, जबकि जन्म दर भी अधिक था बट मृत्यु दर भी अधिक होने के कारण वृद्धि दर हमारा काफी कम रहा है।
और इस कारण से हम ईयर 1921 को जनांकीय विभाजक वर्ष कहते हैं, मीन्स डेमोग्राफिक डिवाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1921 में जहां हमने एक बार देखा कि पॉपुलेशन नेगेटिव में गई, उसके बाद में हमारी पॉपुलेशन कभी नेगेटिव में नहीं गई है, आगे स्टेडी ग्रोथ होता गया है। तो यहाँ से डेमोग्राफी में चेंज आना शुरू हुआ, इसीलिए इसको हम एक विभाजक या डिवाइड के रूप में देखते हैं। सेकंड, ये इंग्लिश के बच्चे भी एक बार इस स्लाइड को देख सकते हैं, डिटेल्स हमने सारी डिस्कस कर ली हैं। बर्थ रेट, डेथ रेट दोनों ही यहाँ पर काफी ज्यादा रहे, पुअर हेल्थ सर्विसेज रही, इलिटरेसी एक बहुत बड़ा कारण रही इस जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करके रखने के लिए। इसके बाद में हम आते हैं दूसरी अवस्था में, जो कि है नियमित अथवा स्थिर वृद्धि अवस्था, जिसको इंग्लिश में पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ भी कहा जाता है। इस अवधि में जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई, मीन्स कांस्टेंट जो है वो हम इंक्रीज देखते हैं, मगर ये ना बहुत ज्यादा था ना ही बहुत कम था। यहाँ पर तक आते आते अब क्योंकि आप देखेंगे 1951 तक हम अपने इंडिपेंडेंट फेज में एंटर कर चुके हैं, तो हमारा आजाद होते ही हमारी पहली प्रायोरिटी थी अपने एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देना। और इस कारण हमने बहुत सारे जो फेमाइन्स पड़ रहे थे, अकाल पड़ रहे थे, उनके ऊपर हमने कंट्रोल करना शुरू किया। जो महामारियां लोगों की बहुत ज्यादा जानें ले रही थी, उनको भी हमने कंट्रोल करना शुरू किया। चिकित्सा सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटीज, उनके ऊपर काफी सुधार जो है हमने करने शुरू किए। और इसी तरह से आगे हम देखेंगे इवन 1966 तक जाते जाते तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन भी कर लिया था। तो हमने खाद्य सामग्री के ऊपर लोगों तक जो है अच्छा भोजन पहुंचाया जा सके, ये हमारी पहली प्रायोरिटी रहा। और उसका असर हमारी जनसंख्या वृद्धि पर भी हमें दिखाई दिया। लोगों की जो सर्वाइवल रेट है बच्चों का, वो बढ़ने लगा। मूलभूत सुविधाओं में भी इम्प्रूवमेंट किए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया गया। तो इन सारे जो हमने डेवलपमेंटल स्टेप लिए, जो मेडिकल रेवोल्यूशन हुआ, उन सबके कारण हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारी जनसंख्या है उसकी वृद्धि लगभग 1.45 की दर से होती रही। इंग्लिश के बच्चे भी एक बार यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। जबकि यहाँ पर इस दौरान जो है वर्ल्ड डिप्रेशन से भी, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, वर्ल्ड वॉर हुआ, बट फिर भी हमारी यहाँ पर जो है पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर इसका कोई भी नेगेटिव असर हमें देखने को नहीं मिला। कॉन्स्टेंटली पॉपुलेशन बढ़ती रही। इसके बाद आए हम तीसरी अवस्था में, जो काफी घातक अवस्था साबित हुई है हमारे लिए, तीव्र वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट की अवस्था। अगर हम जनसंख्या विस्फोट की बात करते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वर्ड हमने पहली बुक में भी यूज किया था और काफी बच्चों को इसमें बड़ी कंफ्यूजन रही थी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब है बेटा कि पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ी कि हमारे रिसोर्सेज उसके बराबरी पर नहीं पहुंच पाए, और इतनी अधिक जनसंख्या को फीड करना, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उन तक रिसोर्सेज पहुंचाना एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्लानिंग चैलेंज बन गया। तो इसीलिए इसमें हम, जैसे आप पटाखा फोड़ते हैं तो एकदम से फूटता है अचानक से, तो ये जो अचानक से वृद्धि हुई, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए तैयार नहीं था। तो इसीलिए इसको हम जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। अनप्रेसिडेंट फॉर्म में बहुत ज्यादा तेजी से जनसंख्या का बढ़ना, उसको हम जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। अब ये अचानक से क्यों हुआ? इस 1951 से 1981 में अचानक ऐसा क्या हो गया कि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगी? इसका बहुत बड़ा कारण रहा ग्रीन रेवोल्यूशन और मेडिकल रेवोल्यूशन। अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, देखिए पहली हमारी रिक्वायरमेंट है भोजन। यदि आपको पोषक भोजन मिल रहा है तो बच्चे, जो सब छोटे बच्चे होते हैं, वो सबसे ज्यादा रिस्क पर होते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, 5 साल की अवस्था तक बच्चों के सरवाइव करने पर बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। तो यहाँ पर हमने बीमारियों के ऊपर पकड़ करी। आप आज भी आप देखते हो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमारे कंट्री में चलता है, जहाँ बच्चे को पैदा होते साथ ही कुछ ऐसे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, वैक्सीनेशन दिए जाते हैं, जिससे वो कई बीमारियों से सुरक्षित हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो मेडिकल रेवोल्यूशन की हमने शुरुआत देखी। हमने यहाँ पे भोजन पर्याप्त मात्रा में लोगों के लिए लाने की कोशिश करी, और ये जितने भी हमारे जो हमने मेजर्स लिए, उससे मृत्यु दर तेजी से घटने लगा। बट जन्म दर के ऊपर अभी भी हमारा कंट्रोल नहीं था। जैसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में हमने बात करी थी कि एकदम से आप बर्थ रेट को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट डेथ रेट को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मरना किसी को अच्छा नहीं लगता। अगर आप लोगों को ऑप्शन देंगे कि ठीक है, हम आपको और अच्छी लाइफ और लंबी लाइफ दे सकते हैं, तो वो मेजर हर कोई अपनाना चाहेगा। आप किसी 60 साल के व्यक्ति को बोलेंगे कि आप आज से ये विटामिन की गोलियां खाइए और आज आप आगे और 10 साल जी सकते हैं, 20 साल जी सकते हैं, वो खुशी खुशी ले लेगा।
मगर अगर आप लोगों को ये समझाना शुरू करेंगे कि नहीं, जहाँ आपके 5 बच्चे थे, अब आप 1 बच्चा करिए, क्योंकि अब आपके बच्चों के सर्वाइव होने के चांसेस बढ़ गए हैं, तो वो जल्दी से आपकी बात नहीं मानेंगे। जब तक कि वो अपनी आँखों से अपने बच्चों को सुरक्षित बड़ा होता हुआ ना देखें। और इस कारण मृत्यु दर को कंट्रोल करने के बावजूद भी हमारा जन्म दर ज़्यादा ही रहा, जब तक कि लोगों को वाक़ई ही ये ना दिखने लगा कि हमारे जो बच्चे हैं, वो अब सर्वाइव कर रहे हैं। जैसे भुखमरी के कारण असमय मृत्यु हो जाती थी या फिर किसी भी और कारण से, बीमारी के कारण से असमय जो मृत्यु होती थी, उसको अब कंट्रोल कर लिया गया। तो जब तक लोगों को ये बातें समझ आई, उस दौरान हम एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का बेस ऑलरेडी बना चुके थे और इसी अवस्था को हमने बोला पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यहाँ पे शिक्षा का प्रसार, चिकित्सा का प्रसार, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट रहा। और यहाँ पर एक और बहुत बड़ी जो हिस्टोरिकल इवेंट हुआ, वो हुआ पाकिस्तान, तिब्बत, बांग्लादेश और नेपाल से बहुत अधिक संख्या में शरणार्थी भी इस समय आए। तो हमारी अपनी बेसिक जनसंख्या जो थी, वो तो थी ही, बट साथ में हमने जिनको एज़ अ रिफ्यूजी या शरणार्थियों के तौर पर अपने देश में आने की अनुमति दी, वो भी एक बहुत बड़ा बल्क हिस्सा हमारी जनसंख्या में ऐड हुआ। और इस कारण 1961 से 1971 के बीच में जनसंख्या बहुत ही तीव्र गति से बढ़ी। ये इंग्लिश में भी आप एक बारी ये सारे पॉइंट्स देख सकते हैं, सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं हम अपनी चौथी अवस्था में, जिसको हम बोलते हैं घटती वृद्धि का काल या ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विद डिक्लाइनिंग ट्रेंड। मतलब यहाँ पर देखिए जनसंख्या यहाँ भी बढ़ रही है। 1981 से 2011 की जो हमारा सेंसस ईयर है, वहाँ तक की हम बात करते हैं। जनसंख्या यहाँ भी घट रही थी, मगर उसमें अब ट्रेंड क्या दिखने लगा था, डिक्लाइन आना शुरू हो गया था। जहाँ पहले बहुत उच्च गति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही थी, अब उस गति में धीरे-धीरे ठहराव आना शुरू हुआ। 1981 से 2011 के 30 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि घटने की प्रवृत्ति पाई गई। इसमें इस काल में जनसंख्या बढ़ती रही, लेकिन बढ़ने के दर अब घटने लगे। तो यहाँ पे आपका जो एब्सोल्यूट जो ग्रोथ रेट है, उस रेट के ऊपर यहाँ पर प्रभाव आया। जनसंख्या जो 1991 में 68.3 करोड़ थी, अब 2011 में 121.01 करोड़ हो गई है। और ये फ़ेज़ जो है हमारा, ये अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। इसमें इस फ़ेज़ में डिक्लाइन के कारण क्या रहे? यहाँ पे डिक्लाइन के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें शिक्षा और जागरूकता सबसे मुख्य है। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, लोगों को समझ में आने लगा, फैमिली प्लानिंग के मेजर समझ में आने लगे, फैमिली वेलफेयर की बातें समझ में आने लगी, छोटे परिवार क्यों बेहतर है, ये बातें समझ में आने लगी। तो अब जन्म दर के और मृत्यु दर में दोनों में ही हमको डिक्लाइन दिखाई दिया। हेल्थ फैसिलिटीज़ या स्वास्थ्य सुविधाएँ बेहतर होती चली गईं। फैमिली प्लानिंग मेजर्स जो हैं वो अपनाए गए। जैसे-जैसे लोग पढ़ाई करने लगे, तो मैरिज की एज डिले होती गई। आज से आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से अगर पूछेंगे, दादा-दादी से पूछेंगे, तो वहाँ बहुत छोटे एज में उन लोगों की शादियाँ कर दी जाती थी। बट आज तो 18 साल में तो बच्चा 12th ही पास करता है। तो इसीलिए जैसे-जैसे आप ज़्यादा पढ़ाई में गए, वैसे-वैसे मैरिज की एज जो है वो आगे पुश होती चली गई। और जितनी मैरिज की एज आगे पुश हुई, उतना रिप्रोडक्टिव पीरियड हमारा कम होता चला गया और उसके कारण जो है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होने लगा। जैसे-जैसे विमेन की इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव होती गई, तो उसमें उसको एम्पावरमेंट मिलती गई। उन एक डिसीजन मेकिंग में विमेन का रोल आने लगा, तो वो भी फैमिली में छोटी फैमिली के इम्पोर्टेंस को आगे बता पाई। जो बहुत बड़ी-बड़ी महामारियाँ, एपिडेमिक्स होते थे, जो अकाल पड़ा करते थे, फेमाइन्स होते थे, उसके ऊपर हमने पूरा कंट्रोल लगभग पा लिया है। अभी अभी भी हम देखिए एक एपिडेमिक से अभी भी हम जूझ रहे हैं, बट ये एक बड़ा अनप्रेसिडेंट फेज़ है, ये कभी आया ही नहीं था दुनिया में। जो पहले की बीमारियाँ हैं, उन पर हम लगभग काबू पा चुके हैं। इंडिया में प्लेग, स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म कर दिया गया है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइज़ेशन और अर्बनाइज़ेशन, तीव्र औद्योगीकरण और नगरीकरण से लोगों को जीने के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होने लगे और जैसे-जैसे लाइफ का स्टैंडर्ड इम्प्रूव होता गया, वैसे-वैसे लोग छोटी फैमिलीज़ के नॉर्म को अपनाते चले गए और इसीलिए इस फ़ेज़ में हम देखते हैं कि जनसंख्या में घटने की प्रवृत्ति पूरे इस पीरियड में हमें दिखाई दी। भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी ऊँची है। मानव विकास रिपोर्ट याद आया? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था बुक 1 में कहा गया है कि 2025 तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ को पार कर जाएगी और इस गति से हम 2050 तक चाइना को भी ज़रूर पीछे छोड़ जाएँगे और ये थोड़ा चिंता का विषय भी है, क्योंकि हमारे पास में चाइना जितना लैंड एरिया नहीं है।
हमारे रिसोर्सेज के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा बन जाएगा और साथ में रिसोर्स एलोकेशन की समस्या भी आ जाएगी। तो जनसंख्या को कंट्रोल करना वाक़ई में ही बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही मैं वंदना मैम को हैंड ओवर करूँगी। वंदना मैम, ऑन टू यू प्लीज़। थैंक यू पूनम मैम। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई एक्टिविटी। अब क्या नाम है और क्या काम है इस एक्टिविटी का? इसका नाम है मेरा सवाल और मेरा जवाब। हमने चैट बॉक्स में से आपका सवाल उठाया है, एक सवाल उठाया है और उसका जवाब, क्योंकि सवाल आपका है तो जवाब भी आप खुद ही ढूंढने वाले हैं। तो सवाल है, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या के आकार में क्या अंतर है? हाउ इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डिफरेंट फ्रॉम पॉपुलेशन साइज? तो शुरू करें एक्टिविटी। चलो फिर ढूंढते हैं हम लोग जवाब। हमारा बच्चों 2 क्षेत्र आप लोग देखेंगे अभी, क्षेत्र ए और क्षेत्र बी। अब इनका पॉपुलेशन साइज भी हम लोग देख लेते हैं। तो क्षेत्र ए और क्षेत्र बी में से किसका पॉपुलेशन साइज यानी जनसंख्या का आकार आपको ज्यादा दिख रहा है? जनसंख्या कहाँ ज्यादा दिख रही है, क्षेत्र ए में या क्षेत्र बी में? बच्चों जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए। पॉपुलेशन साइज आपको कहाँ ज्यादा दिख रहा है, रीजन ए में या रीजन बी में? वेरी गुड दिव्या, रीजन ए में जनसंख्या का आकार ज्यादा दिख रहा है। तो अगर जनसंख्या का आकार रीजन ए में ज्यादा है तो इसका मतलब हम ये सोच सकते हैं कि रीजन ए ज्यादा सघन है। लेकिन अगर हम रीजन ए और रीजन बी का लैंड एरिया के साथ पॉपुलेशन को कंपेयर करें तो अब बताओ कौन सा क्षेत्र ज्यादा सघन बसा हुआ होगा? चैट बॉक्स पे रिस्पॉन्ड करो बच्चों, कौन सा क्षेत्र अगर आपने लैंड एरिया के साथ कंपेयर कर लिया, अगर क्षेत्र के साथ कंपेयर किया तो जनसंख्या आपको कहाँ ज्यादा दिख रही है? वेरी गुड मनोज, जनसंख्या रीजन बी में ज्यादा, जनसंख्या का घनत्व सघन जनसंख्या रीजन बी में ज्यादा दिखेगी। तो इसका मतलब जब हमने जनसंख्या के आकार को भूमि संसाधन के साथ उसका अनुपात देखा तो हमें पता चला कि कौन सा क्षेत्र ज्यादा सघन बसा हुआ है। नेक्स्ट। अब आप दोनों इंडिया और बांग्लादेश का पॉपुलेशन साइज देख रहे हैं। इसमें आपको दिख रहा है कि इंडिया का पॉपुलेशन साइज ज्यादा है और बांग्लादेश का पॉपुलेशन साइज कम है, जनसंख्या का आकार कम है। लेकिन घनत्व कहाँ ज्यादा है? क्योंकि बांग्लादेश में क्षेत्रफल कम है, लैंड साइज कम है, इसीलिए घनत्व आपको बांग्लादेश में ज्यादा और भारत में जनसंख्या का घनत्व कम दिखेगा। चैट बॉक्स पे मैं आपका रिस्पॉन्स देख सकती हूँ। तो बच्चों आपका क्वेश्चन तक मैं उम्मीद करती हूँ अपने आप आपने इस एक्टिविटी के थ्रू आंसर ढूंढ लिया। जनसंख्या के आकार और जनसंख्या के घनत्व में अब आपको अंतर समझ आ गया होगा। बिल्कुल शिवम, जनसंख्या का घनत्व बांग्लादेश में ज्यादा है और आपने ये आंसर खुद इसलिए बता सके क्योंकि आपने दोनों का, इंडिया का लैंड एरिया भी देखा और बांग्लादेश का लैंड एरिया भी देखा और तब आपने ये अनुमान लगाया क्योंकि लैंड एरिया बांग्लादेश में कम है इसीलिए घनत्व, जनसंख्या का घनत्व बांग्लादेश में अधिक है। ओवर टू यू अब्रार सर। थैंक यू वंदना मैडम। तो बच्चों आपको इस मेरा सवाल और मेरा जवाब क्विज में आपको आनंद आया होगा और बस मैं अब आपका एक इसका क्विक रिवीजन सा मैं करता हूं जो आज की आपकी क्लास है और आप इसको चैप्टर के शुरुआत से ही देखिए क्योंकि हमारा तीसरा लेक्चर है तो हमने इन 3 लेक्चर्स में इस टॉपिक में क्या क्या किया है। तो इस पर अगर हम विचार करें तो सबसे पहले हमने जनसंख्या वितरण के बारे में बात की है, भारत के में जनसंख्या का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है। दूसरा जो हमने
इसका कंटेंट लिया था वो डेंसिटी का लिया था, जनसंख्या घनत्व का लिया था कि घनत्व क्या है और भारत में जनसंख्या घनत्व की प्रवृत्ति क्या है। और आज इसके माध्यम से जो आज का आपको एक्टिविटी कराई है वंदना मैडम ने, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वितरण में और घनत्व में अंतर क्या है। और अब आप कह सकते हैं कि वितरण जनसंख्या के बसाव को बताता है, लोग कैसे फैले हुए हैं धरातल पर, कैसे बसे हुए हैं, ये वितरण है। और जब हम उसको लैंड एरिया के साथ कंपैरिजन कर देते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर पर उसको निकाल लेते हैं, तो ये हमारा घनत्व कहलाता है। और ये दोनों बहुत बड़े कंपोनेंट्स हैं जनसंख्या की स्टडी के लिए। वितरण और घनत्व के बिना हम जनसंख्या या जनांकी के विशेषताओं की स्टडी नहीं कर सकते। तो ये हमने पहले लेक्चर में हमने इसको पढ़ा था, जो पहले हमारे इस सीरीज के 2 लेक्चर हुए हैं, 2 क्लासें हुई हैं। आज हमने जनसंख्या वृद्धि पे बात की है, और जनसंख्या वृद्धि में हमने 4 चीजें आपके सामने डिस्कस रखी हैं। पहली बात तो ये कि जनसंख्या वृद्धि को हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, इसका तरीके से ये जरूरी क्यों है हमारे लिए। तो बताया मैंने कि इसमें आर्थिक प्रगति, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो दशाएं हैं, इन सब की जानकारी या इसका एक आईना हमें ये जनसंख्या वृद्धि होती है और ये बता देती है। फिर हमने ये बताया कि जनसंख्या वृद्धि होती क्या है, जनसंख्या वृद्धि कहते किसे हैं। जब ये परिवर्तन है, पहले साल की जनसंख्या में कितने लोग बढ़ गए हैं तो ये जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। इसको हम 2 तरह से निकाल सकते हैं, प्राकृतिक वृद्धि के रूप में और आपकी प्रतिशत वृद्धि के रूप में। या आप जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हम इसको दशक के आधार पर भी निकाल सकते हैं और वर्ष के आधार पर भी निकाल सकते हैं। वास्तविक वृद्धि और प्राकृतिक वृद्धि, 2 प्रकार की वृद्धि होती है। वास्तविक वृद्धि में केवल 2 चीजों की गणना की जाती है, जन्म दर और मृत्यु दर को लिया जाता है। कितने जन्म हुए, कितने लोग मर गए, कितने लोगों की वृद्धि हो गई, ये प्राकृतिक नेचुरल ग्रोथ कहलाती है। जब हम इसमें प्रवास को भी शामिल कर लेते हैं, प्रवास आपको ध्यान होगा, प्रवास वो फिनोमिना है, हमारे देश से बाहर जाने वाले लोग और हमारे देश में बाहर से आने वाले लोग, इनको ये दोनों ही घटनाएं प्रवास में शामिल होती हैं। तो एक निश्चित अवधि में कितने लोग गए और कितने लोग आए, ये हमारा प्रवास कहलाता है। जब हम इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं तो ये हमारी वास्तविक वृद्धि बन जाती है। तो प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक वृद्धि, इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए कि प्राकृतिक वृद्धि में केवल जन्म और मृत्यु की बात की जाती है, और नेचुरल ग्रोथ उसमें, वास्तविक वृद्धि में आपके प्रवास को भी शामिल इसमें कर लिया जाता है। तो ये यहाँ तक हमने इसकी बात की। ऐसे हमने इसके निकालने के तरीके बताए। इसको हम एब्सोल्यूट में भी निकाल सकते हैं कि कुल जनसंख्या कितनी बढ़ी, पहले दशक की जनसंख्या को दूसरे दशक की जनसंख्या में से घटा लेते हैं, ये आपकी एब्सोल्यूट कहलाती है। और जब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपको प्रतिशत वृद्धि दर कहलाते हैं। 2 तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। एक हमने देखा कि इसकी जनसंख्या के परिवर्तन की स्टेजेज भारत में क्या क्या रही हैं, किस तरह से इसका परिवर्तन हुआ है। तो 4 स्टेज बताई, आपको समझाई है मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से, और ये भी उसमें बता दिया है कि भाई इसमें पहली स्टेज में जो स्थिर जनसंख्या वृद्धि रही है वो क्यों रही है, उसके पीछे क्या क्या कारण रहे हैं। दूसरी स्टेज में जनसंख्या जो धीमी गति से बढ़ी है उसके पीछे क्या क्या कारण है। तीसरी जो स्टेज थी जो विस्फोट की अवस्था कहलाती है, उसमें जनसंख्या के इतनी तेज गति से बढ़ने का क्या कारण रहे हैं, क्या उस टाइम भारत की दशा थी, क्या यहाँ की आर्थिक स्थिति थी और क्यों वो विस्फोट की अवस्था कहलाती है। तो ये डिस्कस उसमें हो चुका है। और चौथी स्टेज जो 91 से 2011 तक की मानी जा रही है, इसमें अब जनसंख्या धीरे धीरे घटती दर से बढ़ रही है। ये ध्यान रखें, बढ़ रही है लेकिन उसके बढ़ने की दर घट गई है, घटती दर से वो बढ़ रही है। तो ये 4 स्टेजेस के बारे में बताया। तो अब मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें आपके सामने डिस्कस हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो अब हमें देखना है कि हम, क्योंकि हमें एग्जाम में को देखना है, एग्जाम में हमसे कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं, उनके आंसर हमसे पूछे जा सकते हैं। तो इस पे एग्जाम में क्या क्या हो सकता है, तो इसमें आपको देखना है कि अब तक हमने 2008 से 2018 तक 19 तक के जो पेपर्स का हमने एनालाइज किया है, तो इन तीनों कंटेंट पर 6-7 क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे बनते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो यह है कि जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं और भारत में जनसंख्या वितरण का प्रारूप किस तरह से है, भारत में जनसंख्या का वितरण कैसे कैसे है, कौन से क्षेत्र सघन बसे हैं, कौन से क्षेत्र विरल बसे हैं और उनके पीछे कारण क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले कंटेंट पर, जनसंख्या वितरण पर। इसी तरह से जनसंख्या घनत्व पर आता है कि जनसंख्या घनत्व क्या है और जनसंख्या घनत्व की स्थिति भारत में क्या है, इसका प्रारूप कैसे है।
कौन से राज्य हैं जो 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले हैं, कौन से राज्य हैं जो 300 से 500 के बीच में हैं, कौन से राज्य हैं जो 150 से 300 के बीच में, और ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो 150 से नीचे हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन दूसरे कंटेंट पे आ जाता है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तीसरा जो ये कंटेंट है जनसंख्या वृद्धि का, इस पे अब तक कई बार और कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन तो ये, जनसंख्या वृद्धि कैसे किसे कहते हैं, और वास्तविक वृद्धि और प्राकृतिक वृद्धि में अंतर बताइए। जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि की वास्तविक वृद्धि किसे कहते हैं, और जनसंख्या वृद्धि की प्राकृतिक वृद्धि किसे कहा जाता है। तो शिक्षार्थियों ध्यान रखना, वास्तविक वृद्धि में जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास तीनों को एक साथ इकट्ठा करके बात करते हैं, और नेचुरल वृद्धि में जन्म और मृत्यु की बात की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में आया है। इसी तरह से जनसंख्या की ऋणात्मक और धनात्मक वृद्धि पे पूछ लिया जाता है कि ऋणात्मक वृद्धि क्या है, धनात्मक वृद्धि क्या है। इस पर भी हमें तैयारी सी कर लेनी है, समझ लेना है कि हम इसका आंसर किस तरह से रिप्लाई करेंगे। इसके बाद में एक हॉट टाइप का एक क्वेश्चन आया कि भारत में दशकीय वृद्धि और आपकी वार्षिक वृद्धि दोनों ही ऊंची रही हैं। आप इसको एक्सप्लेन करना है, तो आप जो तालिका की सहायता से बताना है कि दशकीय वृद्धि कब कब कैसे कैसे रही है, और आपकी वार्षिक वृद्धि कब कब और कैसे कैसे रही है, किन दशकों में किस गति से वो बढ़ी है, और वो संसार से उसका कंपैरिजन करके बताना है कि संसार में उसकी स्थिति क्या है। अगर हम वार्षिक वृद्धि को देखें तो भारत में वार्षिक वृद्धि 1.6% है, जबकि वर्ल्ड में वार्षिक वृद्धि 1.4% है। तो इस तरह से इसका आंसर आप रिप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही इसकी चारों स्टेजेज पे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जनसंख्या वृद्धि के, कि जो जनसंख्या वृद्धि की प्रथम अवस्था है जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर ऊंची रही है, इसके क्या कारण रहे हैं, क्यों जनसंख्या नहीं बढ़ी है, और 1911 से 1921 के बीच में जो जनसंख्या घटी है उसका कारण क्या रहा है, ये उसमें पूछा जा सकता है। तो आप इसके लिए तैयार रहें, कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको समझ के साथ ऑर्गेनाइज करके अच्छे तरीके से उसका आंसर देना है। दूसरी स्टेज के बारे में पूछा जा सकता है 21 से 51 के बीच में कि जनसंख्या की वृद्धि की दर किस प्रकार की रही है और इसके पीछे क्या कारण रहे हैं। और अक्सर तीसरी स्टेज पर तो क्वेश्चन आता ही रहा है, इसे विस्फोट की अवस्था क्यों कहा जाता है, ऐसे कौन कौन से कारण थे जिन्होंने इतनी तेज गति से भारत की जनसंख्या को बढ़ाया है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इन सारे क्वेश्चन के आंसर के लिए आप तैयार रहेंगे। ऐसे ही अब ये जो जनसंख्या में घटती दर है ये क्यों है, इसका कारण क्या है, क्यों ये जनसंख्या घट रही है। तो ये इतने सारे क्वेश्चन आपसे अब तक एग्जाम्स में आए हैं, पूछे गए हैं, और यही आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये मैंने इसका अब तक का एक क्विक रिवीजन सा किया है। होमवर्क की स्लाइड्स अगर आप देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे ये हमने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको होमवर्क के तौर पर इसमें दिए जा रहे हैं। ये होमवर्क हमने तीनों लेक्चर्स में आपको दिया है, तो आप इसको करते रहेंगे क्योंकि चैट बॉक्स में भी और अलग से भी बच्चे पूछते रहते हैं कि होमवर्क हमें करना कैसे है, क्या इसको हमें दिखाना है। तो आप इस होमवर्क को करते रहिए, अपनी कॉपी में इसके आंसर बनाते लिखते रहिए, बुक्स को पढ़ते रहिए, और जैसे ही आपके स्कूल खुलेंगे आपके टीचर्स आपके साथ होंगे तो आप उनसे इन पर चर्चा कर सकते हैं और उनसे चेक करा सकते हैं कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, या आंसर हमने सही बनाया है या नहीं बनाया है। तो इस तरह से आप इसको अपने होमवर्क को पूरा कर सकते हैं। तो शिक्षार्थियों, ये अब आगे जो हम चलेंगे तो वो अगली क्लासों में हमारा जो कंटेंट रहेगा वो जनसंख्या संगठन का रहेगा। जनसंख्या संगठन में हम बहुत सारी चीजें आगे पढ़ेंगे, और अगली क्लास जो आपकी फ्राइडे में होगी उसमें जनसंख्या संगठन पर विचार किया जाएगा। इसी के साथ मैं अपने साथियों को थैंक्स कहता हूं, और जिन्होंने हमारी चैट बॉक्स में मदद की है उनको भी थैंक्स और बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम नेक्स्ट फ्राइडे में आपसे हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू।